जी guys, welcome back to my channel A. Medical Knowledge. In this video we will discuss about chapter 18 हाई फ्रीक्वेंसी करंट। इससे पहले जो है हमने सारे चैप्टर्स का व्यू देख लिया है और अब हाई फ्रीक्वेंसी करंट पढ़ने लगे। पहले हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी इससे पीछे पढ़ा और लो फ्रीक्वेंसी पढ़ा। मीडियम फ्रीक्वेंसी जो करंट था इसका जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। ये फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है बहुत अच्छा होता है। इसके एडवांटेज की डिटेल मैंने बताई, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी करंट आ गया। हाई फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है। इसके लिए वजह से ये स्टिमुलेट जो होता है वो मोटर सेंसरी न्यूरॉन को सेंसरी नर्व्स को नहीं कर रहा होता, फ़ौरन ही ऑल्टरनेट हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50,000 साइकिल पर सेकंड हो रही होती है। ठीक है, स्पार्क वाल्व और ट्रांजिस्टर में यूज होता है। डायथर्मेटिक आ जाता है। डायथर्मेटिक का मतलब क्या होता है? थ्रू हीटिंग। ठीक है ना, डाई का मतलब थ्रू और थर्मा का मीन हीटिंग। डायथर्मेटिक के अब हीट पास करके हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट को यूज़ करने लगे। इसमें शॉर्ट वेव डायथर्मी आती है, माइक्रोवेव, लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव की क्यों आती है? शॉर्ट वेव में ये जो है ये आता है डीपेस्ट यूज़ ऑफ मॉड्यूलेशन किस तरह हो रहा होता है। शॉर्ट वेव डायथर्मी जो होती है यूज़ करी होती है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वेव्स कर रही होती है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 107 से 108 होती है और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 30 से 3 मीटर तक होती है। ये याद रखना आपने कि 107 से 108 इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है और 30 to 3 मीटर क्या है? इसकी वेव फॉर्म है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये डीपेस्ट पार्ट को हीट करने के लिए हम इसे यूज़ कर रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल रखता है। फिर ये 2 पॉइंट याद कर लें कि ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो होती है इसकी 27.112 मेगा हर्ट्ज़ यूज़ हो रही है, जिसकी वेवलेंथ कितनी? 11 मीटर है। ठीक है, लेस कॉमन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 40.68 मेगाहर्ट्ज़ है एंड 7.5 और 13.56। और जिस देखें इसकी साथ साथ उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई और वेव फॉर्म 7.5 दी हुई। अगर ये 13 पॉइंट है तो इसकी वेव फॉर्म कितनी ज़्यादा है। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे? इससे कोई भी मैकेनिकल डिवाइस आप शॉर्ट वेव डायथर्मी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डिस्चार्जर ऑफ कंडेंसर या इंडक्टर को यूज़ करना पड़ता है। कोई भी कंडक्टर उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है या इंडक्टर को लो ओहमिक रेजिस्टेंस वाला हो। कौन सा हो? लो ओहमिक रेजिस्टेंस वाला हो। ठीक है, अब इसके लिए कंडक्टर इंडक्टर का क्या आता है? इसके लिए ना आपने ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी 1/2πLC स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है दिमाग में कि ये जो होता है कंडेंसर इंडक्टर और करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर ऑब्टेन बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल कंडेंसर और इंडक्टर। कंडेंसर इंडक्टर पे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ये है करंट जो है हाई फ्रीक्वेंसी का है, अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाई हो, ठीक है, मैं चाहती हूँ फ्रीक्वेंसी मेरी हाई हो, ठीक है, ये ज़्यादा हो, ठीक है, तो मुझे एल और सी को कम रखना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमारे पास इंडक्टर या कैपेसिटेंस को कम रखना चाहिए। मैं कहती हूँ फ्रीक्वेंसी कम हो तो मैं इंडक्टर और कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा कर दूँगी। ठीक है, हाई में। ये बातें इसने 2 लाइनों में इधर लिखी हुई है। इसकी टाइप्स आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, मशीन सर्किट आता है और पेशेंट सर्किट आता है। ये आपको जो है ये वैसे पता होना चाहिए क्या होता है। इसको मैं डायग्राम से ओवरव्यू देती हूँ। मशीन सर्किट अगर आपको डायग्राम समझ लगी तो आगे आप ये जो है टॉपिक खुद भी पढ़ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो पहली डायग्राम मैं बता रही हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है ये जो होता है हमारे पास मशीन सर्किट आता है, ये पेशेंट सर्किट आता है। इन सबको हम क्या कहते हैं? ये डायथर्मी का सर्किट आ जाता है, ये शॉर्ट वेव का सर्किट आ जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऊपर है, इसकी प्राइमरी कॉइल ज़्यादा है, सेकेंडरी कम है। यही हम पीछे पढ़ के हैं, पीछे चैप्टर्स में हमने यही पढ़ा है। ठीक है, कि वो शॉर्ट वेव ट्रांसफार्मर वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें यही पढ़ा है कि इसकी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो वो चैप्टर का वीडियो देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि स्टेप डाउन में जो है वो प्राइमरी की ज़्यादा है, सेकेंडरी की कम है, और स्टेप अप में प्राइमरी की ज़्यादा है, सेकेंडरी की ज़्यादा है, प्राइमरी की कम है एज़ कम्पेयर टू। ठीक है, और यहाँ पे एसी सोर्स है। एसी सोर्स को मैंने कह दिया कि 220 वोल्ट मैंने इसको दिया। ठीक हो गया। देन उसके बाद इसमें क्या हुआ, जब इसमें करंट 220 का एसी मैंने सप्लाई कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो करेगा। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी में जाएगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। यहाँ पे वो 20% आ गया। आगे आ गया फिलामेंट के पास जाएगा, फिलामेंट और ग्रिड
वेल्व और ये जो प्लेट है ये मिलके ट्रायोड बना रही होती है, 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं प्लेट एनोड के। इलेक्ट्रॉन आ रहे ग्रिड जो है वो कंट्रोल करे कि अच्छा ठीक है इतने इलेक्ट्रॉन को आगे आने देना, इतने को नहीं। इसने कंट्रोल किया आगे ये जो गैट थर्मोनिक एमिशन हो रही है ना फिलामेंट से, ये भी हमने पढ़ा हुआ एक्सरे में कि थर्मोनिक एमिशन हो रही होती है, इससे जाएगा आगे ये प्लेट तक नेगेटिव तक, ठीक है। जितने ये चलेंगे ये रेजोनेंस सर्किट में आ जाएंगे, रेजोनेंस सर्किट में आके ये EF को देंगे। EF यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट होगी एक पॉजिटिव प्लेट होगी, जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ है वो कुछ जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, जो नेगेटिव के वो इस तरह ग्रिड में मूव करने लग जाएंगे और ये सर्किट इस तरह चलता रहेगा। मतलब यहाँ से गए ये नीचे आए यूँ मूव करें, CD में मूव करें फिर इधर आ रहे हैं वापस, ठीक है। EMF अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो EMF इसमें भी इंड्यूस होगी, जो नेगेटिव है वो सारे ऊपर चले जाएंगे। नेगेटिव ग्रिड की वैल्यू है, ठीक है, वो कुछ नेगेटिव को रिपल करेगी, तो इस तरह जो वेस्टेज होना था वो दोबारा ग्रिड कंट्रोल के पास से लगा, ग्रिड ने कंट्रोल कर लिया, ठीक हो गया। देन उसके बाद HK भी आ गया, HK ये सिंबल उन्होंने शो किया EF CD और AB, आप जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है ना ये हाई करंट होता है, ठीक है, और ये फिर जो होता है ये करंट आगे हम टिश्यू या कोई भी मसल वगैरह अटैच किया तो उसके साथ कर सकते हैं। यही आगे लिखा हुआ कि पेशेंट सर्किट मशीन सर्किट। फिर आता है मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे कैपेसिटर फील्ड मेथड आ रहा होता है और केबल मेथड आ रहा होता है। कैपेसिटर फील्ड मेथड को कंडेंसर फील्ड मेथड भी कहते हैं। कैपेसिटर फील्ड मेथड बहुत आसान मेथड है, इसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोड कोई भी लिम्ब है इसके इर्द गिर्द आप इलेक्ट्रोड ये स्किन के ऊपर प्लेस करते हैं, इसके दरमियान एक इंसुलेटिंग मटीरियल रखते हैं। इंसुलेटिंग मटीरियल टावल मोस्टली रख रहे होते हैं वो रख लें, ठीक है, जो प्लेट को सेपरेट करे। अब ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती है, इसकी टाइप जो होती है वो साइज़ के ऊपर, इसकी स्पेसिंग्स पे और पोजीशन पे। अब टाइप्स देख लो किस तरह होती हैं, एक पैड वाला होता है, एक प्लेट होता है और एक डिस्क होता है। पैड में जो होता है वो एयर स्पेसेस हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये देखें इसमें क्या आ रहा है कि एक जो टाइप का इलेक्ट्रोड है ना, अब इसकी टाइप्स देखें, थिन मालेबल प्लेट का भी हो जाता है, थिक का भी हो सकता है। जो थिन होगा ना वो आप इजीली मोल्ड कर सकेंगे इलेक्ट्रोड को, ठीक है क्या, वो इलेक्ट्रोड सिस्टम इजीली मोल्ड हो सकता है। हम पूछ सकते हैं MCQs में कि थिन मालेबल प्लेट वाला इजीली मोल्ड हो सकता है, और थिक वाला देखें थिक है मेटल का वो रिज्ड होगा, वो रबर का होगा, वो अपने अंदर कोई इंटेंसिटी रखेगा जिसकी वजह से आप मोल्ड इसको नहीं कर सकते। लेकिन इसके एजेस ऑफ कंडक्टर पे कॉन्सेंट्रिक होंगे, ये देखें कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल में बना रहा होता है। डिस्क टाइप आ जाता है, इसमें भी आप देख सकते हैं कॉमनली सर्कुलर शेप में या कॉन्सेंट्रिक में आ रहा होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है ये बेस करते हैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड की बेस पे हम साइज़ को कर रहे होते हैं कि हम कौन से लिम्ब को प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से पार्ट को कर रहे हैं ट्रीट, तो कौन सा साइज़ यूज़ करें। अगर अब हम ये पढ़ने लगे कि अगर हम ज़्यादा करेंगे साइज़, छोटा रखेंगे कम रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा बॉडी पे, ठीक है। अगर देखें आप इलेक्ट्रोड का साइज स्मॉल रखें तो हीटिंग जो होगी वो क्या होगी, कॉजिंग मोर हीटिंग इज सुपरफेशियल करेगी और डीप स्ट्रक्चर पे तो नहीं ना जाएगी। मतलब इलेक्ट्रो आपका लिम्ब बहुत बड़ा था, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनी, आपका लिम्ब देखें बहुत बड़ा था, ठीक है, ये बड़ा था और आपने इलेक्ट्रोड को इतने से रखे, ठीक है ना, वो सिर्फ इतने से एरिए को दे रहे होंगे, यहाँ तक जा रही होगी, सुपरफिशियल हीटिंग हो रही है। लेकिन हमें तो डीप चाहिए थी, डीप हीटिंग नहीं हो रही, ठीक है। स्मॉल में इलेक्ट्रोड आपने बता दिया। अगर इलेक्ट्रोड लार्ज रख रहे हो तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी आ रहा है, हम क्या कह सकते हैं, आपने देखे स्मॉल रखा, ठीक है, तो ये वेस्ट हो रही है एनर्जी, और लार्ज रखा तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है। इस तरह आप बता सकते हो। अगर आप इसमें ये 2 बताए हुए ना तरीके, तो मैं आपको एक और बताती हूँ। अगर आप अनइवन रखोगे तो जो साइड ग्रेटर होगी वहाँ पे ज़्यादा जा रही होगी लिम्ब्स की। यही चीज़ें इन्होंने, यही पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग किस तरह करनी है, प्लेट अगर स्मॉल होगी, ठीक है, हाई या अब यहाँ तक लाइन ऑफ फोर्सेस स्प्रेड होगी। अगर प्लेट स्मॉल होगी, ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस स्प्रेड होगी। अगर इलेक्ट्रोड को आप लार्जर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड लार्जर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम बनेगी।